हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके जो 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के क्लास 10th की साइंस बुक के, उनको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे, लाइनों को पढ़ेंगे, उसके मतलब को समझेंगे। साथ ही में हम जब ये पूरा हो जाएगा तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपके सारे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में, कमिंग बोर्ड में, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही में जितने भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर होंगे, सोल्व अनसोल्व, सारे के सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहना, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और फर्दर भी वीडियोस शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स या जिनको भी आप जानते हो उन लोगों को भी हेल्प यहाँ से मिल जाए। आई इतनी चीज समझ में? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। चलो, सबसे पहले अगर हम देखें क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। आपको कंसिडर करनी है कुछ सिचुएशंस अपने डेली लाइफ के अंदर, एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। और फिर आपको थिंक करना है, सोचना है व्हाट हैपन्स, क्या होएगा व्हेन मतलब, ठीक है, जब ये चीजें होंगी। जैसे कि फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के दौरान ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप लोगों को भी पता है दूध का क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। इट टर्न्स श्योर। कैसा हो जाता है वो? श्योर हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, सेकंड देखो, एन आयरन तवा। आयरन तवा मतलब लोहे का जो तवा होता है या पेन होता है या जो नेल होता है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। इसको हमने ऐसे खुला छोड़ दिया ह्यूमिड एटमोस्फियर के अंदर। ठीक है, तो जब आप आयरन के तवे को, पेन को या नेल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो इनके सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक कोटिंग बन जाती है। और ये सब जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण ये सब होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जंग लग जाना हिंदी में। और क्या बोलते हैं? जंग लग जाना। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन या फिर जंग लग जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बाकी सारे के सारे एग्जांपल्स ही हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, खाने का बनना, पकना, फूड का डाइजेशन होना हमारी बॉडी के अंदर, एंड वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस के, जो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ही ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को हुआ क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो क्या है कि इन ऑल द अबव सिचुएशंस, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर, इन सारी ऊपर वाली सिचुएशंस के अंदर जो नेचर है या आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, हैव समवॉट चेंज। मतलब कि सारी जितनी भी अभी हमने ऊपर सिचुएशंस पढ़ी हैं इनके अंदर या तो नेचर या फिर आइडेंटिटी जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है उसकी चेंज हुई है। और उसका एग्जांपल है मिल्क। क्या है? मिल्क। मिल्क आप देखो स्टार्टिंग में उसका टेस्ट अलग था, लेकिन जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर पे रखा समर्स में, तो ये क्या हो गया है? श्योर, खट्टा हो गया है। मतलब टेस्ट यहाँ पे मिल्क का क्या हुआ है? चेंज। तो आइडेंटिटी या मैं बोलूं नेचर तो क्या हुआ है? नेचर तो चेंज हुआ है ना। पहले टेस्ट कुछ और था, बाद में कुछ और है। ऐसे ही अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने किसका पढ़ा था? आयरन का। ठीक है, लोहे का तवा या पैन लिया था। इसको आप देखो, इसका जो सरफेस था ना स्टार्टिंग में वो कुछ और था, उसका कलर मैं बोलूं कुछ और था, लेकिन जैसे ही इस पे कोरोजन हुआ इसका जो सरफेस है वो कैसा हो गया है? रेडिश ब्राउन। कैसा हो गया है? रेडिश ब्राउन। जंग लग जाने के बाद आपने देखा होगा कि जो लोहे का सरफेस है वो क्या हो जाता है? समहाउ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस के, जो आप लोग डेली ऑब्जर्व करते हो बट ये नहीं देखते कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। हमने अभी तक ये चीजें तो पढ़ ली है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। किसके? मैटर के। अपनी पिछली क्लासेस में मैटर मतलब पदार्थ के। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होती है? जब हम फिजिकली किसी की अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं कि ये चीज पहले ऐसी थी अब ऐसी है। ठीक है,
तो क्या होता है फिजिकल चेंज। फिर केमिकल चेंज, जब उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कोई केमिकल चेंज होता है, जैसे पहले वो सॉलिड था अब वो लिक्विड है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, केमिकल चेंज के। तो फिजिकल और केमिकल चेंज जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। 5-10 मिनट की वीडियो में इसके ऊपर लेके आ जाऊंगी, जिसमें सारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए आप लोगों को इतनी चीज समझ में, ठीक है, यहाँ तक। तो एक एक चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन। अब यहाँ से थोड़ा सा ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस बने। और अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग आगे देखते हो तो आगे क्या है, देखो कि whenever the chemical change occurs we can say that chemical reaction has taken place। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन पक्का से होगी, ठीक है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये केमिकल रिएक्शन क्या है ना, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे ये होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब हुई है या कब नहीं हुई है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के हम आगे चल के आंसर करेंगे, सारी बात हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, और फिर उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे ताकि यहाँ से हम पता लगा सके कैसे कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, और फिर आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का भी जो यहाँ से हमसे पूछे गए हैं। आ इतनी बात समझ में। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं आपकी एक्टिविटी 1.1, ठीक। एक्टिविटी 1.1 के अंदर दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब कि ये जो एक्टिविटी है ये आपको अपने टीचर के साथ ही करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर द सुटेबल आई ग्लासेस। मतलब यहाँ पे देखो प्रिकॉशंस दिए हैं, ये प्रिकॉशंस आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी प्रैक्टिकल करते हो, लैब के अंदर जाने से पहले तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठ के सुन रहे हो तो ठीक है, ये पॉइंट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लैब में जाते हो तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने बेसिकली एक्सपेरिमेंट पे या फिर एक्टिविटी पे। इसके अंदर देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले नंबर 1 क्या है पॉइंट, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन है। किसका रिबन है, मैग्नीशियम का, जो कि क्या होता है आपका एक मेटल होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। कौन से ग्रुप का मेटल होता है, ये ग्रुप नंबर 2 का, ठीक है। करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को हमें लेना है, ठीक है, क्लीन करना है, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर का लंबा होगा, और उसको हम रब करेंगे कैसे, सैंड पेपर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन गया कि हम ये जो ले रहे हैं मैग्नीशियम रिबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, इसको हम रब क्यों करें, सैंड पेपर से, ठीक है। तो मैग्नीशियम का आप ये मान लो कि ये है एक रिबन, ठीक है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहे हैं कि इसको आप रब करो सैंड पेपर से। तो पहला क्वेश्चन तो यही है यहाँ पे कि हम इसको सैंड पेपर से रब क्यों करें मैग्नीशियम को, अगर ना रब करें तो क्या होगा, ठीक है। तो इन बातों का हम अभी आंसर करेंगे, ठीक। उसके बाद आप देखो क्या बोला है कि होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब बेसिकली एक तरह का हैंडल टाइप है जिससे आप अपने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रहे हो, ठीक है, ताकि आपके हाथ वाथ ना जले एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसको बर्न करो यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश। अब ये जो स्पिरिट लैम्प और बर्नर है ये आपको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट को प्रोवाइड करेंगे। कलेक्ट द एश सो फोम इन अ वॉच ग्लास एज शोन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो कलेक्ट होगी सारी की सारी एशेस किसके अंदर होगी, इस वॉच ग्लास के अंदर होगी कलेक्ट। वॉच ग्लास एक आपका ग्लास की एक छोटी सी प्लेट टाइप होती है जिसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट्स में काफी हम इसको यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है, देखो यहाँ पे सारी के सारी क्या एशेस इकट्ठा हो जाती है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो करा इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, तो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हम सबसे पहले तो रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। देखो रीजन क्या होता है कि मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्या है,
प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर जाता है प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसको हम बोलते हैं MgO। क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो हम इसको सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं ताकि बार बार ऑक्सीजन आके मेटल के साथ रिएक्ट ना करे, बार बार मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ना बने। ठीक है, तो MgO जिसको हम बोलते हैं, बार बार इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ना बने, इसलिए हम इसको सैंड पेपर से रब कर लेते हैं ताकि अब जो इनकमिंग ऑक्सीजन है वो कोई यहाँ पे लेयर को ना बना सके। तो हुआ पहला आपको आंसर क्लियर कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों बंद करा क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर के साथ। रीजन भी कि ताकि प्रेजेंट ऑक्सीजन जो इसके ऊपर है, ठीक है, जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर कोई भी लेयर ना बना सके। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है विद द सैंड पेपर। ठीक है, हो गया इतना। अब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था। ठीक है, तो जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया था तो वहां से ना कुछ फ्लेम्स बाहर निकलती है। ठीक है, जो फ्लेम होती है वो होती है डेजलिंग फ्लेम। कैसी फ्लेम होती है? वो होती है आपकी डेजलिंग फ्लेम होती है। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पे एक्चुअली लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप आई ग्लासेस को वियर करो। ठीक है, उसके बिना आपको इसको नहीं देखना है। फिर आपने आई कॉन्टेक्ट से इसको दूर रखो, डायरेक्टली आप इसको ना देखो क्योंकि इससे आपकी आई भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो डेजलिंग फ्लेम यहाँ से निकलती है। आई बात समझ में? अब उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है आपका, ये होता है एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो एक्टिविटी हुई है कैसा नेचर होता है इसका, कैसी होती है ये होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सोथर्मिक का मतलब? अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना है, ये जो एशेस बनी है ये किसके कारण बनी है? किसकी है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि कैसी होती है? व्हाइट कलर की। कैसा कलर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? यहाँ पे व्हाइट कलर। आइए इतनी चीज समझ में, कैसा कलर है इसका? व्हाइट कलर है। ठीक है, तो पहली बार डेजलिंग फ्लेम हमने बोला था। दूसरा रिएक्शन कैसी बोली मैंने आपको? एक्सोथर्मिक। दूसरा कैसी रिएक्शन कह रही हूँ मैं आपको यहाँ पे? कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सोथर्मिक ये क्या बला है? ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जहां से हीट आउट होती है। वो रिएक्शंस जिनके दौरान हीट आउट होती है उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक एक्सो एक एंडो। एक्सो में हीट आउट होती है, एंडो में आप हीट देते हो रिएक्शन के दौरान। ठीक है, आई थी चीज समझ में? तो ये सब एक्चुअली में आपका डिटेल में क्लास 11th के अंदर है, एक्सो एंड एंडोथर्मिक। बट आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चीज आपकी रिएक्शन के अंदर हो रही है तो आपको उस चीज का फिर पता होना यहाँ पे जरूरी है होना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी कैसी है? एक्सोथर्मिक है, बिकॉज यहाँ से हीट क्या होती है? आउट होती है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा इस एक्टिविटी के अंदर? ठीक, अब इस चीज को हम आगे एक बार देख लेते हैं। तो आगे देखो आप, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो यहाँ पे बर्न कर रहा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। ठीक है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की फ्लेम है जिसका व्हाइट कलर है और फिर ये चेंज हो रहा है व्हाइट पाउडर के अंदर। व्हाइट पाउडर जो है ये किसके कारण है? यहाँ पे व्हाइट पाउडर किसका है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, जिसको बोलते हैं MgO। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? MgO बोल रहे हैं। ये कब फॉर्म हुआ था? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो अगर मैं इसको लिखूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, ये कन्वर्ट हो जाती है MgO के अंदर। लेकिन ये जो आपकी रिएक्शन है ये भी अनबैलेंस है। कैसी रिएक्शन है? ये भी अनबैलेंस है। ठीक है, तो अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे या तो हाफ O2 ले लो, तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, या तो क्या ले लो? हाफ O2 ले लो। लेकिन अगर आप लोग हाफ O2 नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी मैग्नीशियम की। एक ऑक्सीजन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 MgO के अंदर। ये बैलेंस कैसे करते हैं ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा बस इतना सा मोटिव है कि जब मैंने आपको ये चीज बताई
तो आपको पता हो कि ये बैलेंस है और ये वाली क्या है, आपकी अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं यहाँ से। अब इसके बाद एक्टिविटी 1.1 तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है पूरा डिटेल में। अब हमें करनी है आपकी एक्टिविटी 1.2। कौन सी एक्टिविटी अब हमें डिस्कस करनी है, 1.2। ठीक है, तो अब अपनी 1.2 एक्टिविटी को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 तक। और अब करते हैं एक्टिविटी 1.2 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो आपका, ये जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी है तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि एक्सोथर्मिक की नेचर है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका पॉइंट नहीं लिखा है, तो आप लिख लेना कि एक्सोथर्मिक की नेचर है। अब एक्टिविटी 1.2 पे अगर आप लोग आ जाओ तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टेक द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का, इसको आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, और ये क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में है तो इसके आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या है, ये एक्वस फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे इसके अंदर। किसको ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को। तो यहाँ पे क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। क्या होगी यहाँ पे, एक रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का ट्वाइस, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, हमने PbNO3 के ट्वाइस को ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, इसको ऐसे लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि लेड नाइट्रेट को तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी PbNO3, लेकिन PbNO3 का ट्वाइस क्यों लिखा। तो उससे पहले हम समझे कि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो होते हैं NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट्स होती हैं NO2 नेगेटिव। पहला डिफरेंस तो ये कि नाइट्राइट्स तो है NO3 नेगेटिव और नाइट्राइट्स क्या होती हैं, NO2 नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस नाइट्रेट्स का और नाइट्राइट्स का। अब जो लेड होता है, लेड के ऊपर होता है +2 चार्ज। कितना चार्ज होता है, Pb के ऊपर +2 और NO3 के ऊपर कितना था, -1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, PbNO3 के ऊपर -1 है ही, और अगर मैं Pb के ऊपर +1 लिख दूं, बाई चांस अगर मैं इसके ऊपर +1 लिख दूं, तो ये जो मेरा मोलिक्यूल है PbNO3 का, ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। और किसी भी मॉलिक्यूल को क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ताकि वो स्टेबल हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब Pb के ऊपर +1 होता अगर, और NO के ऊपर तो है ही -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी PbNO3, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज होता वो कितना होता है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0 होता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में Pb के ऊपर कितना होता है, +2 चार्ज। कितना चार्ज होता है एक्चुअली में Pb के ऊपर, +2। NO3 के ऊपर तो होता ही है -1। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल चार्ज +2 -1 कितना आता, +1 आता। तो मतलब कि ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे NO3 को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा खोल के लिखूँ तो कैसे लिखूँ, Pb के ऊपर +2 NO3 नेगेटिव। तो ओवरऑल +2 चार्ज है पॉजिटिव के और -2 है नेगेटिव के। तो +2 -2 कितना हुआ, 0। मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेड नाइट्रेट। इतनी बात समझ, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मैं पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसे ही नहीं लिखते अपनी मर्जी से, इसके कुछ रीजन होते हैं और वो क्या होते हैं, स्टेबिलिटी के रीजन। तो अब अगर इस चीज को, अच्छे रब हो गया यहाँ से, चलो कोई नहीं। अब अगर मैं इस चीज को आगे लिखूं दोबारा से, तो क्या है, लेड नाइट्रेट और जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 का ट्वाइस। पता चला ऐसे क्यों लिखा इसको आपने। ठीक है, अब समझ आया कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, PbNO3 नहीं लिखा, PbNO3 का ट्वाइस क्यों लिखा है, इसका एक रीजन था जो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से रहता है तो वो अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं रहता, उसका एक कारण होता है, रीजन होता है, और वो रीजन होता है केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी का। किसका रीजन होता है, वो स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो PbNO3 का ट्वाइस ये हमने लिखा लेड नाइट्रेट। अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या डाला है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाला है, पोटेशियम आयोडाइड। अब अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे लिखूं तो KI
क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड KI। तो जब इनकी रिएक्शन होगी, एक चीज हो रहा है कि फिर KI को मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो पोटेशियम है उसके ऊपर रहता है +1 चार्ज, और आयोडाइड या मैं बोलूँ ये ग्रुप नंबर 17 की जो हेलोजन फैमिली है जिनके ऊपर रहता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे तो +1 -1 0 दे रहे हैं ओवरऑल चार्ज, तो यहाँ पे 2 कुछ ऐसा 3 लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड को हम सिर्फ KI ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आई इतनी चीज समझ में। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, अब क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए हमें इस रिएक्शन को यहाँ पे कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इस रिएक्शन को यहाँ पे हमें परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो अगर मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ डाल दूं तो क्या होगा, तो PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, और KNO3 के भी कितने आएंगे, 2 मोल्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 मोल्स। अब यहाँ पे जो Pb के साथ ये लेड नाइट्रेट था, ये पोटेशियम आयोडाइड, अब यहाँ पे ये जो PbI2 बना है, ठीक है, और 2KNO3 बना है, ये किसके कारण बना है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। डबल डिकम्पोजिशन का क्या होता है कि लेड का जो नाइट्रेट है वो एक्सचेंज हो गया है पोटेशियम के आयोडाइड के साथ, पोटेशियम का आयोडीन चला गया है लेड के नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों के जो साइड वाले एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए हैं, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो Pb क्या आ गया, पोटेशियम के आयोडीन के साथ, और पोटेशियम Pb क्या आ गया, पोटेशियम के आयोडाइड के साथ, और पोटेशियम क्या आ गया, Pb के नाइट्रेट के साथ। ठीक है, अब Pb के साथ मैंने 2I2 क्यों लिखा, PbI भी तो लिख सकती हूँ ना। फिर से देखो, PbI अगर मैं लिखती तो Pb के ऊपर होता है +2 चार्ज, I के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसलिए मैंने 2 आयोडीन लिखा ताकि Pb +2 एंड 2I नेगेटिव +2 -2 मुझे ओवरऑल कितना दे दे, यहाँ पे 0 चार्ज दे दे, न्यूट्रल दे दे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ये हो जाए, ताकि जो मेरा लेड आयोडाइड है वो क्या बन जाए, यहाँ पे स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो PbI2 को मैंने ऐसे क्यों लिखा है, I को मतलब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि लेड के ऊपर +2 चार्ज थे और आयोडीन के एक के ऊपर होता है -1, तो +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए -2, जिसके लिए मैंने आयोडीन कितने लगा लिए हैं, 2। ठीक है, तो जो रीजन था ऊपर PbNO3 का, वही रीजन यहाँ पे किसका है, PbI2 का ऐसे लिखने का। फिर KNO3 का आगे 2 क्यों लगाया, क्योंकि इधर देखो लेफ्ट में 2 पोटेशियम है, तो राइट में भी मेरे को 2 ही लेने पड़ेंगे, ताकि मेरी ओवरऑल जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो जाए, बैलेंस। आई इतनी आप लोगों को बात समझ के ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाए, यहाँ पे हमारी बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब एक चीज और है कि यहाँ पे जो आपका ये PbI2 बना है, जिसको मैं बोल रही हूँ लेड आयोडाइड, ये एक सॉलिड फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। क्या होती है, एक सॉलिड फॉर्मेशन होती है जो कि येलो कलर की होती है। तो क्या हुई, यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन हुई, और किसकी हुई, येलो कलर की। अब 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, एक में आपका पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिक्स कर दो, तो टेस्ट ट्यूब में ना नीचे आपको कुछ येलोइश सा दिखेगा सॉलिड की फॉर्मेशन। तो वो जो येलोइश सॉलिड की फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है, लेड आयोडाइड के कारण। और ये जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये कैसा होता है, ये तो एक्वस फॉर्म के अंदर ही होता है। कैसा होता है, ये एक्वस फॉर्म के अंदर ही होता है। ठीक है, तो आई इतनी बात समझ कि ये जो येलो सॉलिड फॉर्मेशन है किसके कारण है, ड्यू टू द लेड आयोडाइड, दैट इज PbI2 के कारण। ठीक है, तो आई इतनी चीज समझ। तो ये थी एक्टिविटी 1.2, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक सॉलिड फॉर्मेशन को येलो कलर की ऑब्जर्व यहाँ पे किया है। तो इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी अभी एक्टिविटी 1.3, पर उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इन सारी चीजों को रब करके। तो आप साथ साथ ये सब लिखते रहना अपनी नोटबुक में या फिर अपनी साइड में बुक में पेंसिल से, ताकि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल फिर वर्ड टू वर्ड क्लियर हुई। ठीक है, और हमारा मोटिव भी यही है एनसीईआरटी को ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने का, क्या है कि आपको एक एक वर्ड, एक एक एक्टिविटी, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की क्लियर हो, ताकि आगे चल के, ये आपका बेस है 9th 10th, आगे चल के फिर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई इतनी चीज आप लोगों को समझ में। तो अगर कोई भी डाउट आता है, स्पीड ज्यादा है कम है, तो मुझे आप बता सकते हैं। अब आ जाओ अपनी एक्टिविटी 1.3 पे। कौन सी एक्टिविटी है, 1.3, जिसके अंदर देखो क्या है, ये वाली अच्छी एक्टिविटी आपकी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो मैग्नीशियम वाली भी है, लेकिन ये वाली भी, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है,
3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस एक्टिविटी से, ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्युअल्स, आपने कुछ जिंक के ग्रेन्युअल्स लिए हैं, किसके अंदर, ये है देखो यहाँ पे नीचे जिंक के ग्रेन्युअल्स दिखा रखे हैं इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये रहे जिंक के ग्रेन्युअल्स नीचे। ये जो फ्लास्क है कैसा है, कोनिकल फ्लास्क, या फिर आप ले लो टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क ले लो, चाहे आप टेस्ट ट्यूब ले लो, और इसके अंदर ऐड कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको क्या बोला जाता है, HCl, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो जिसको बोलते हैं H2SO4। बेसिकली हमें जिंक के ग्रेन्युअल्स लेने हैं और उसके अंदर ऐड करना है एसिड। अब एसिड चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये डाल दो या ये ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, अच्छे एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चाहे HCl डाल दो, चाहे क्या डाल दो, H2SO4 को आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। आई बात इतनी समझ। उसके बाद हैंडल द एसिड विद केयर, फिर से प्रिकॉशन है हमारे लिए कि हमें एसिड को हैंडल करना है विद केयर से, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्युल्स, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जिंक ग्रेन्युल्स के पास कुछ हो रहा है, एनीथिंग, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो टच द कोनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, अगर आप इसको टच करते हो अपनी फ्लास्क को या ट्यूब को, तो क्या आपको यहाँ पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई टेम्परेचर का चेंज दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखो, जब आप जिंक के अंदर डालते हो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर मैं बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, जिंक के पास अगर आप डालते हो HCl को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को, तो देखो अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ एसिड को, तो यहाँ पे आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई देती है। और ये जो बबल्स की फॉर्मेशन होती है, ये किसके कारण होती है, हाइड्रोजन गैस के कारण। ये जो बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, इस हाइड्रोजन गैस के कारण हो रही है। मतलब कि ये जो बबल्स बने ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसके कारण बने, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से बने हैं। आई बात समझ में। तो जिंक ग्रेन्युल्स के पास आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हुआ फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। फिर क्या आपको यहाँ पे कोई चेंज दिखा है टेम्परेचर के अंदर, तो अगर आप इस बीकर को ऐसे टच करते हो, तो आपको यहाँ पे बीकर जो है ना हल्का सा गर्म दिखाई देगा, स्लाइटली। अब इतना तेज गर्म नहीं दिखाई देगा कि आपके हाथ पैर जल जाएंगे, मैंने बोला हल्का सा चेंज दिखाता है ये, ठीक है, टेम्परेचर का स्लाइटली चेंज दिखाता है। इसलिए मतलब ये आपकी रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ से हीट आउट हुई होगी, तभी तो आपका ये बीकर या टेस्ट ट्यूब आपकी हल्की सी गर्म हुई है। तो मतलब हीट रिएक्शन के दौरान क्या हुई है, आउट, इसलिए रिएक्शन फिर से क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब अगर आप इस इक्वेशन को लिखो, जिंक में डाला HCl, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ से क्या हुई है, आउट हुई है, ठीक है, क्या हुई है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस आउट। अब फिर से वही सवाल कि जिंक को मैंने ZnCl क्यों नहीं लिखा, मैंने जिंक को ZnCl2 ही क्यों लिखा, तो क्यों लिखा, क्योंकि देखो फिर से जिंक को ZnCl2, जिंक क्लोराइड को ZnCl2 लिखने का कारण है क्योंकि जिंक आपको ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर होता है +2 चार्ज। जिंक के ऊपर कितना होता है, +2 चार्ज यहाँ पे होता है। अगर मैं बात करूं फिर से क्लोरीन की, ये है हेलोजन फैमिली का एक मेंबर, और सारी हेलोजन फैमिली के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो अगर मैं ZnCl को ऐसे लिख देती, तो जिंक के ऊपर था +2 और Cl के ऊपर कितना होता है -1, तो +2 एंड -1 आपको क्या देता, +1 देता, तो चार्ज आ जाता। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिकल स्टेबल, न्यूट्रल स्टेबल सॉरी ना होता। तो अगर ये स्टेबल ना होता, तो इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए मैंने क्लोरीन कितने लगाए हैं, 2। कितने लगाए हैं, क्लोरीन 2। अभी आप देखो कि वो 2 क्लोरीन कैसे लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं जिंक के ऊपर लिख देती हूँ +2 चार्ज, तो क्लोरीन के ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, ओवरऑल चार्ज -2, ठीक है। और वो कैसे आएगा, देखो वो कैसे आएगा, जिंक के ऊपर अगर मैं लिखती हूँ +2 चार्ज, तो क्लोरीन के ऊपर एक के ऊपर -1, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दूं तो कितना हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। आई बात समझ में। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस को भी लेफ्ट में तो एक H है, राइट में मैंने
H2 लिखा, एक H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो H की फॉर्म होती है ना, खाली जो हाइड्रोजन होता है वो स्टेबल नहीं होता, ये आपका स्टेबल होता है हमेशा H2 की फॉर्म में, जैसे H2, O2, N2, तो कुछ गैसेस आपको हमेशा डायटोमिक फॉर्म के अंदर ही मिलती है। ठीक है, अब अगर हम खाली अकेले एक हाइड्रोजन को देखें तो एक हाइड्रोजन के पास कितना होता है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, दोनों मिलकर अपना डबलेट कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों जब बॉन्डिंग करेंगे तो अपना डबलेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिसके चलते H2 क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा और आपको हाइड्रोजन सिंगल ना मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा? डायटोमिक फॉर्म में। मीन्स मोनोटोमिक ना मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे? डायटोमिक ये फॉर्म मिलेगी आपको H2। आई इतनी चीज समझ कि हमने फिर H2 को, हाइड्रोजन को H ना लिख के H2 क्यों लिखा? अब फिर से आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेफ्ट में भी जिंक, राइट में भी जिंक, लेकिन HCl देखो आप, इधर लेफ्ट में एक हाइड्रोजन, राइट में कितने हैं? 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस HCl को, ताकि ये जो आपकी रिएक्शन है ना, ये ओवरऑल क्या हो जाए? यहाँ पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो देखो आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं अभी सिखाऊंगी, थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का आप यहाँ से अब तक जब तक सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इस टॉपिक की बात करना जरूरी है, तभी आपके कंसेप्ट बनेंगे। तो इस इक्वेशन को लिखो, Zn प्लस HCl क्या देगा? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो HCl कितने हो जाएंगे? 2, तो ये आ गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस एक्टिविटी 1.3 के लिए। आइए आप लोगों को इतनी बात समझ, बोलो। अब देखो जिंक के ऊपर क्या है? कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 है, लेकिन ZnCl2 के ऊपर जिंक में कितना है? +2 चार्ज है। ठीक है, तो 0 से कोई +2 के अंदर क्या हो रहा है? चेंज, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, किसकी? जिंक की, कि वो 0 से किसके अंदर जा रहा है? +2 के अंदर जा रहा है। तो अगर ये जिंक 0 से +2 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक है, ये टॉपिक भी आगे हैं, आगे भी डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ भी कर लो। फिर HCl में देखो, Cl के ऊपर -1, H के ऊपर +1, तो यहाँ पे H के ऊपर है +1 और H2 में कितना है? हाइड्रोजन के ऊपर फिर से 0 चार्ज, तो ये +1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, कम हुई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वहां पे क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका पूरा एक टॉपिक है चैप्टर के एंड में, जिसको हम पढ़ लेंगे डिटेल में, लेकिन अभी क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पे हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी जरूरी थी, तो हमने यहाँ पे की है। और दूसरा जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हमें समझना है, तो उसके लिए भी ये चीजें फिर जरूरी है। ठीक है, तो साथ साथ अभी जो समझ आ रहा है पहले उसको लिख लो, जब आप 2-3 वीडियो देख लोगे तब आपको ये बातें और क्लियर होंगी, जब हम इन टॉपिक्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपके चैप्टर के अंदर गिवन है। अब यहाँ से पहली चीज कि ये जो ग्लास ट्यूब है, अब हमने देखो कुछ ऑब्जर्व की बात है कि ये जो ग्लास ट्यूब है ये हमने यहाँ पे डिप क्यों नहीं की है ना? यहाँ पे जो हमारे पास ये सोल्यूशन है जिसमें जिंक ग्रेन्युल्स है और H2SO4 है, हमने इस हाइड्रोजन, इस वाली ग्लास ट्यूब को यहाँ पे नीचे डिप क्यों नहीं किया है ना? इसको ऐसे ऊपर ही क्यों छोड़ा? तो रीजन क्या है? देखो कि ये जो ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब, इससे हो रही है हाइड्रोजन गैस पास, और अगर मैं इस ट्यूब को नीचे इधर इसमें डिप कर देती ना, डाइल्यूट H2SO4 वाले या HCl वाले सोल्यूशन के अंदर, तो ये इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाता और ये हिंड्रेंस देता किसको? हाइड्रोजन गैस को। मतलब फिर इस ट्यूब के अंदर से पास होता HCl या H2SO4, ना कि हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास हो सके, इसलिए हमने ग्लास ट्यूब को कहाँ पे रखा है? थोड़ा ऊपर रखा है, इस सोल्यूशन के अंदर इसको डिप नहीं किया। तो पहला सवाल तो था ये जो आपसे पूछ सकते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान कि ग्लास ट्यूब को हमने नीचे डिप क्यों नहीं किया सोल्यूशन के अंदर, इसको ऐसे ऊपर क्यों छोड़ा? तो ऊपर छोड़ने का रीजन क्या है? ताकि हाइड्रोजन गैस क्या हो सके? पास। तो आया पहला सवाल आपको इतना समझ में? ठीक है, ताकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो सके? आपकी पास हो सके। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि जिंक ग्रेन्युल्स के पास क्या हुई, अगर हम देखें एक बार रिकॉल करें, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, फिर टेम्परेचर का चेंज हुआ। अब एक चीज और है कि जो हाइड्रोजन गैस है, क्या ये एयर से लाइटर होती है या हैवियर होती है? तो जो हाइड्रोजन गैस है ये 14 टाइम्स लाइटर होती है, किससे? एयर से। 14 टाइम ये लाइटर होती है एयर से, मीन्स जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर के अंदर, उससे ये 14 टाइम्स क्या होती है? लाइटर होती है।
तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है एयर से या नहीं। दूसरा कि जो हाइड्रोजन गैस है क्या वो सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर या फिर नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नॉन सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये होती है नॉन पोलर और वाटर हमारा क्या होता है, पोलर। ठीक है, तो ये है नॉन पोलर, ये क्या है, पोलर। और नॉन पोलर को पोलर के अंदर हम डिसोल्व या सोल्यूबल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक कहावत है, अपना ही अपने को डबोता है। अब ये कहावत मतलब क्या है कि पोलर पोलर के अंदर सोल्यूबल होता है और आपका नॉन पोलर किसके अंदर होता है, नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होता है। अब इसको यहाँ से रब करके अगर हम आगे फिर इस चीज को समझे, ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि हाइड्रोजन गैस सोल्यूबल है पानी के अंदर, तो नहीं है, या मैं बोलूंगी बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल है। कारण क्या है, कारण बस इतना सा है कि हाइड्रोजन गैस हमारी नॉन पोलर है। ठीक है, कैसी है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये चार्जेस की फॉर्म में नहीं टूटती, प्लस माइनस की फॉर्म में ये नहीं टूटती, नॉन पोलर होता है ये। पोलर का मतलब होता है जो चार्जेस की फॉर्म में टूटता है, जैसे वाटर H प्लस OH माइनस। लेकिन अगर आप H2 को देखो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि H2 H प्लस ये H माइनस में टूटेगा। H2 H प्लस H माइनस में कभी नहीं टूटता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर। वहीं पे वाटर है पोलर, इसलिए टूटता है H प्लस एंड OH माइनस के अंदर। तो आई इतनी बात समझ में कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। रीजन भी कि ये जो H2 है ये नॉन पोलर गैस है, वाटर क्या है, एक पोलर एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को यहाँ से क्लियर हुई। तो देखो दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिंक ग्रेन्युल्स के पास क्या हुआ, टेम्परेचर में क्या हुआ, 2 से 3 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा किए। ग्लास ट्यूब को यहाँ पे क्यों रखा, हाइड्रोजन गैस हैवियर है, लाइटर है एयर से, हाइड्रोजन गैस कितनी सोल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए। तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही जो बन सकते हैं वो सब यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, from the above 3 activities we can say that any of the following observations help us to determine whether the chemical reaction has taken place। मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमने भी परफॉर्म की, उनमें हम क्या चेंज को देखेंगे। एक तो चेंज इन स्टेट, क्या स्टेट के अंदर चेंज हुआ, मतलब कोई भी फॉर्म सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होना, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होना। स्टेट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से या गैस। अगर किसी भी एक्टिविटी के अंदर या किसी एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन के अंदर कोई सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब वहां पे पक्का कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो ये जो 3 एक्टिविटी है, हम अब इनमें ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा चेंज इन कलर, देखो अगर किसी के अंदर चेंज हो रहा है कलर का, अगर किसी के अंदर कलर का चेंज होगा तो फिर से वहां पे पक्का केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तीसरा अगर वहां से कोई गैस इवॉल्व हुई है, बाहर निकली है तो होगी। फिर अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा तो पक्का यहाँ से केमिकल रिएक्शन हमारी हुई होगी। आई थी बात समझ। तो ये जो 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हुई है नहीं हुई है, तो हमें ऐसे पता चलेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए इन 4 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 चीजें हम अपनी अब एक्टिविटी के अंदर लगा के देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि चेंज इन स्टेट, क्या स्टेट के अंदर चेंज हुआ है। चेंज इन कलर, क्या किसी के कलर के अंदर चेंज हुआ है। फिर कलर के अंदर किसमें चेंज हुआ था, कलर के अंदर ये जो एक्टिविटी थी हमारी, ये कोरोजन वाला जो इफेक्ट था, उसमें क्या होता है, चेंज के अंदर कलर कलर के अंदर क्या होता है, चेंज। ठीक है, कोरोजन वाली एक्टिविटी में। लेकिन अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, चेंज इन स्टेट, क्या स्टार्ट करें, चेंज इन स्टेट, तो स्टेट किसके अंदर चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो जो एक्टिविटी 1.2 है, इसमें हमने लिया था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जो कि दोनों क्या थी, एक्वस फॉर्म थी। दोनों की क्या थी, एक्वस फॉर्म थी। लेकिन जो यहाँ से PbI2 बना, लेड आयोडाइड बना, ये क्या था, सॉलिड फॉर्म का, येलो कलर का सॉलिड फॉर्म थी। मतलब स्टेट चेंज हुई है एक्टिविटी 1.2 के अंदर। तो अगर स्टेट चेंज हुई है तो वी कैन इजिली से ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट चेंज इन स्टेट, यहाँ से समझ आया एक्टिविटी 1.2 से। उसके बाद चेंज इन कलर, कलर का चेंज कहाँ पे हुआ है, कौन सी एक्टिविटी के अंदर चेंज हुआ है कलर का, ये हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी के अंदर क्या चेंज हुआ है कलर का। तो फिर अगर मैं बात करूं एक्टिविटी 1.2 में ही, फिर से ये जो PbI2 है ये एक येलो कलर का सॉलिड बना। वहीं पे जो लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड है ये येलो, ये आपके एक्चुअली में व्हाइट या फिर सिल्वरिश से कलर के होते हैं।
व्हाइट या सिल्वरिश कलर के ये होते हैं आपके लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड चेंज हुआ है कलर का, क्योंकि किसके अंदर चेंज हुए हैं ये येलो के। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कहाँ पे आउट हुई है, एक्टिविटी 1.3 में देखो कौन सी गैस निकली है बाहर, हाइड्रोजन, ठीक है। तो है केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर किसके अंदर चेंज हुआ है, 1.3 में भी हुआ है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, 1.1 में भी हुआ था क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो टेम्परेचर चेंज हुआ था इन दोनों एक्टिविटी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं फिर से ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप तीनों एक्टिविटी के अंदर एक चीज देखो, एक या दो पॉइंट्स या दो से ज्यादा पॉइंट्स हमारे मिल रहे हैं इन चारों में से, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस और वी कैन से दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो अगर हम ऑब्जर्व करें अपने आसपास के चेंजेस, अपने एनवायरनमेंट को, डे टू डे लाइफ को, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती है और बहुत सारी वैरायटी की केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में होती रहती है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आज वाले पार्ट में हम इतना ही करेंगे वरना फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को करना ये है कि जहां तक मैंने पढ़ाया है इस चीज को यहीं तक बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, ताकि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं यहाँ से क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, मतलब 3 से 4 पार्ट के अंदर ये जो पूरी की पूरी चैप्टर है आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, इन टेक्स्ट भी आउट टेक्स्ट भी, ऐसे करते करते आपका पूरा 10th क्लास का सिलेबस बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बस करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फर्दर शेयर करना है, ठीक है, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इससे अपने बेनिफिट ले सके। तो आज की हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, जो भी है, जो भी आपको समस्या है, तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना, उस चीज के ऊपर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, थैंक यू सो मच।